हेलो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। यानी पैसों को लेकर हमारा कुछ बिहेवियर होता है जिनके कारण हम नुकसान कर बैठते हैं। हम गलत इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स खरीद बैठते हैं, हम गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले बैठते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 ऐसे फाइनेंशियल बिहेवियर जिनके कारण हम गलत डिसीजन लेते हैं। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला बिहेवियर जो है वो है संक कॉस्ट फैलेसी। अब आप बोलोगे ये क्या है, थोड़ा और उसको सिंपल टर्म्स में समझाओ। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो थ्रोइंग गुड मनी बिहाइंड बैड मनी। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, अब वो किताब इतनी बोरिंग है कि आपको लग रहा है कि यार इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने आधी किताब पढ़ ली है तो आप बाकी की आधी किताब भी पढ़ लेते हो, ये सोच के कि आधी तो पढ़ ही ली है ना। तो ये हुआ थ्रोइंग योर गुड टाइम बिहाइंड योर बैड टाइम। आप किताब एंजॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस किताब को पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? आप आइडियली वो किताब बंद करके आप कहीं और वो सेम समय प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही फाइनेंस में भी हम कई बार ऐसा करते हैं। हम हमारा अच्छा पैसा, बुरे पैसे को बचाने के चक्कर में हम अच्छा पैसा भी फेंक देते हैं। इसका आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, वो है तरह तरह की पॉलिसीज। आपके पास मान लो कोई पॉलिसी है, आपने 4-5 बरस तक उसका प्रीमियम भर दिया है। अब तकलीफ यह है कि अगर आप उस पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको सिर्फ 50% अमाउंट ही वापस मिलेगा। अब आप सोचते हो कि मेरा 50% का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि अगर हम उस पॉलिसी को सरेंडर कर दे, वो पैसा अगर हम ले ले और वही पैसा जो मिला हुआ पैसा है, सरेंडर वैल्यू 50%, वही अगर हम कहीं और निवेश कर दे और वही प्रीमियम जो हम LIC को दे रहे थे या किसी पॉलिसी वाले को दे रहे थे, वही प्रीमियम अगर हम कहीं और निवेश करना शुरू कर दें तो हमारे पास ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है थ्रोइंग गुड मनी बिहाइंड बैड मनी का। तो इसको हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। तो अगर आप इस चीज़ के शिकार हैं तो जरा इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं दूसरे बिहेवियर की, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कितने पैसे चाहिए होंगे आपको रिटायरमेंट के वक्त, बच्चों की हायर एजुकेशन के वक्त, वेकेशन के लिए, कार खरीदने के लिए या घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा करने के लिए, और कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करोगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, अब समझते हैं सेकेंड मिस्टेक, जो है डीलिंग डिफरेंटली विद प्रॉफिट एंड लॉस। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं या कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को हम बेच देते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और हम लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, ये सोच के कि एक दिन तो ये लॉस में से प्रॉफिट में आ ही जाएगा, तब हम उसको बेचेंगे। तो हम अक्सर प्रॉफिट और लॉस के साथ डिफरेंट मैनर में डील करते हैं। एक थियरी है जो आप भी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, जो है प्रॉस्पेक्ट्स थियरी। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने ये थियरी इन्वेंट की है। वो ये है कि मान लो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर आप मुझे सही जवाब दोगे किसी सवाल का तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर आप गलत जवाब दोगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। यानी आपका मैक्सिमम लॉस यहां पे क्या हो सकता है, 1000 रुपये। अच्छा किया तो 1000 रुपये मिलेंगे, नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमम लॉस इज 1000 रुपीज। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं, अगर आप सही जवाब दोगे तो मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तब भी मैं आपको 1000 रुपये तो दूंगा ही दूंगा। अब यहां पे भी देखा जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपये है। सही जवाब दिया तो 2000, गलत जवाब दिया तो 1000 का नुकसान होगा, 1000 ही मिलेगा। लेकिन फिर भी कई लोग ये सेकेंड ऑप्शन प्रेफर करेंगे। क्यों? देखिए दोस्तों, दोनों ऑप्शन में 1000 का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग ये सेकेंड ऑप्शन प्रेफर करते हैं। क्यों?
क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं अरे कुछ नहीं तो 1000 रुपये तो बचेंगे हमारे पास। लेकिन दोस्तों इसका एंड रिजल्ट एक ही है, 1000 रुपये का नुकसान या 1000 रुपये का फायदा। तो ये है प्रॉस्पेक्ट्स थियरी। मैं आपको कहूंगा इसके बारे में सोचिए ज़रूर। ये भी एक फाइनेंशियल बिहेवियर है जिसके कारण लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो दोस्तों नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड फाइनेंशियल बिहेवियर जिसके कारण लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, वो है मेंटल अकाउंटिंग। क्या कभी आपको आपका टैक्स का रिबेट, अब आप ही ने एक्स्ट्रा टैक्स भरा था, आपने रिटर्न फाइल किया, आपका टैक्स आपको वापस आया जो आपने एक्स्ट्रा भरा था। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वो जो टैक्स का एक्स्ट्रा पैसा आया है वो उसे स्पेंड करते हैं ये सोच के कि अरे ये तो हमारा फायदा हो गया, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसा गिफ्ट करते हैं और आप ये सोचते हो कि अरे ये तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, अरे ये तो विंडफॉल आ गया, और आप अक्सर उस पैसे को कहीं और यूज कर देते हो इन्वेस्ट करने की जगह। आप सोचते हो अरे ये तो मुनाफा हो गया, लेकिन वो मुनाफा नहीं है, वो तो आप ही का पैसा था जो आपको मिलना था, जो आपको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे आप। एक और चीज, कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको बोनस मिलता है तो वो बोनस को एक्स्ट्रा पैसा समझकर स्पेंड कर देते हैं इन्वेस्ट करने की जगह। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट नहीं, स्पेंड नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स फाइनेंशियल प्लान के अनुसार चलना चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए अपनी लाइफ को, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है मेंटल अकाउंटिंग का, राइट। तो ये है कि लोग मेंटली इन सब चीज़ों को मुनाफा समझकर स्पेंड कर देते हैं। हालांकि बोनस आपको क्यों मिला है, आपने पूरा साल मेहनत की ऑफिस में, आपने अच्छा परफॉर्म किया, वो आप डिजर्व करते थे, वो आप ही का पैसा है, तो वो एज अ सैलरी में आपको एडिशन मिला है, तो दैट इज योर मनी, यू शुड आइडियली नॉट ट्रीट इट एज अ प्रॉफिट। तो ये था मेंटल अकाउंटिंग। तो दोस्तों अब समझते हैं फिफ्थ फाइनेंशियल बिहेवियर जिसके कारण लोग मिस्टेक्स करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, वो है डिसीजन पैरालिसिस। दोस्तों यू हैव टू रिमेंबर, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, राइट। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में निवेश किया, वो स्टॉक का दाम था 100 रुपये। अब आपने अपने मन में फिट किया था कि इस स्टॉक का दाम जब 150 रुपये हो जाएगा तब मैं स्टॉक को बेच दूंगा। अब आपने मन में सोचा था कि इस स्टॉक का दाम 150 रुपये जो है वो करीब करीब 2 साल के बाद होना चाहिए, लेकिन उस स्टॉक का दाम 6 महीने में ही 150 रुपया हो गया। तो आप सोचोगे अरे मैंने तो सोचा था 2 साल में होगा, अब ये तो जो है 6 महीने में ही 150 रुपया हो गया। तो आप उसको बेचते नहीं हो, आप उसको होल्ड करते हो, और पता चला 2 साल के बाद वो जंक कंपनी निकली, उस स्टॉक का दाम 50 रुपये हो गया। तो ये हो गया डिसीजन पैरालिसिस। सही समय पे आने पे कोई इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, उसे हम कह सकते हैं डिसीजन पैरालिसिस। एक और डिसीजन पैरालिसिस होने का एक मेजर कारण ये होता है बहुत सारे ऑप्शंस। अब मैं कई सारे लोगों को, कई सारे क्लाइंट्स को मैं कंसल्ट करता हूँ। अब मेन दुविधा ये होती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स में से, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से हम निवेश करें तो किस में करें, कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना लोगों के पास, उतना ज़्यादा लोग डिसीजन पैरालिटिक हो जाते हैं, वो डिसीजन को ले नहीं पाते हैं। तो ये एक कारण है डिसीजन पैरालिटिक होने का। तो ये था फिफ्थ फाइनेंशियल बिहेवियर जिसके कारण लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। सो दोस्तों लेट अस लुक एट द सिक्स्थ फाइनेंशियल बिहेवियरल मिस्टेक, वो है सिलेक्टिव थिंकिंग। सिलेक्टिव थिंकिंग का आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। बचपन से हमने हमारे अंकल आंटी, कई बार तो पेरेंट्स, नेबर्स, हम यही सुनते आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट यानी गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे तो आप कंगाल हो जाओगे। तो हमें बचपन से ही ऐसा कुछ सिखाया जा रहा है जिसके कारण आज भी कई लोग इसी चीज़ को लेके चलते हैं और आज भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्फ्लेशन को बीट करके उन्हें वेल्थ क्रिएट करके देगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन इस चीज़ को हम कहते हैं सिलेक्टिव थिंकिंग। कई बार इसे हम एंकरिंग कह सकते हैं। एंकरिंग का क्या मतलब है? होल्डिंग ऑन टू द थॉट्स दैट हैव बीन टोल्ड टू यू सिंस लॉन्ग टाइम। आप उन्हीं थॉट्स को लेके आप सर्च करते हो। एक होता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या है? आप उन्हीं चीज़ को लेके सोचते हो जो चीज़ आपको सिखाई गई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी अपने फ्रेंड ने कह दिया कि यू शुड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इनटू इक्विटी और स्टॉक्स और मे बी सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि वो प्रोडक्ट में निवेश करना गलत है। तो आप क्या करते हो? आप उसको सर्च करने की जगह कि हाउ कैन आई क्रिएट वेल्थ यूजिंग म्यूचुअल फंड्स, आप ये सर्च करते हो हाउ आर पीपल मेकिंग लॉस इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया। तो आप उन्हीं चीज़ को सोचते हो जो आपको
कंफर्म करे, कंफर्मेशन बायस कि आप सही हो। तो ये एक बिहेवियर है फाइनेंस में जिसके कारण लोग अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। तो दोस्तों, नाउ लेट अस लुक एट द सेवेंथ फाइनेंशियल बिहेवियरल डिसीजन, जो है एंडोमेंट इफेक्ट। अब आपको होगी ये एंडोमेंट इफेक्ट क्या होता है। इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अपनी चीजों को अच्छा समझना या अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सही समझ के बैठना। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मुझे नहीं पता कि आपके पेरेंट्स ऐसा कहते थे कि नहीं, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी मॉम आज भी अपने नेबर से यही कहती है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उनके बेटे से यानी नेबर के बेटे से मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूं कि नहीं, लेकिन मेरी माँ आज भी यही समझती है कि अपने दोस्तों के मुकाबले मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेंट इफेक्ट। अपने इसका फाइनेंस में कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सही समझ के बैठे रहना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके पास वो सिर्फ प्रॉपर्टी में ही निवेश करते हैं और उन्हें यह लगता है कि वही सही डिसीजन है। उनको यही लगता है कि हमें इसका रेंट आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसका रेंट कितना कम आ रहा है, प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन अब हो नहीं रहा है, तो एक्चुअली में वो उनका नुकसान हो रहा है। वो रेंट, वही प्रॉपर्टी जितना पैसा अगर वो कहीं बेच के अगर कहीं और डाल दे तो उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन ये है एक एंडोमेंट इफेक्ट का एग्जाम्पल कि अपने डिसीजंस को सही समझ के बैठना, अपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना और एक्सेप्ट नहीं करके उन्हें करेक्ट नहीं करना। तो ये है एक और फाइनेंशियल बिहेवियर जिसके कारण लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब दोस्तों, अब हम 8th फाइनेंशियल डिसीजन समझे, जो है बायर्स रिमोर्स। उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब हम बात करते हैं बायर्स रिमोर्स की। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा सस्ता प्रोडक्ट ही खरीदते हैं? अब कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने मैसेज किया, सर ये वोडाफोन आइडिया का शेयर बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, क्या मुझे ले लेना चाहिए? मैंने उनसे पूछा, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं सर, स्टॉक की प्राइस बहुत कम है। तो कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि प्राइस कम है तो अच्छा है, ले लेना चाहिए, लेकिन आप क्वालिटी भी तो देखिए। ये है बायर्स रिमोर्स। एक और आपको इसका एग्जांपल दे दूं तो एक और स्टॉक है जो है येस बैंक। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ एग्जांपल है, ओके? ऐसा मत समझना कि मैं कुछ रेकमेंड कर रहा हूँ। अगेन, कई लोग उस बैंक का स्टॉक लिए जा रहे हैं ये सोच के कि बैंक के स्टॉक का दाम दोबारा ऊपर जाएगा, लेकिन क्वालिटी भी तो समझिए। सेम ऐसा होता है अगर आप उन लोगों में से है जो जस्ट बिकॉज डिस्काउंट पे कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसे खरीद लेते हो क्योंकि जस्ट बिकॉज वो डिस्काउंट पे है, आपको नहीं है उस चीज़ की ज़रूरत, फिर भी आप उसे लेते हो, तो वो है बायर्स रिमोर्स। तो ये बिहेवियर भी कई बार फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय कई लोगों को गलत डिसीजन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट फाइनेंशियल बिहेवियर जो है मिस्टेक नंबर 9, वो है बिगनेस बायस। अब इसका क्या मतलब है? इसके 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अरे छोटे अमाउंट से क्या होता है ना, छोटे अमाउंट 2000 रुपये से थोड़ी हम कुछ बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। तो छोटी अमाउंट को इग्नोर करना, बिगनेस बायस, सिर्फ बड़ा 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 देखना। कई लोग जिम भी जाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि 6 महीने में हमको जो है बॉडी बिल्डर बन जाना है। तो बड़ी चीज़ों को फोकस करने के चक्कर में छोटी चीज़ों को इग्नोर करना। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप कई बार जब तरह तरह की पॉलिसीज़ खरीदते हैं तो उनमें कितने ऐसे छोटे 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 चार्जेस होते हैं जिनके कारण आपका कंपाउंडिंग कम हो जाता है। जैसे मॉर्टेलिटी चार्जेस हो गया, एसेट मैनेजमेंट चार्जेस हो गया, फंड एलोकेशन चार्जेस हो गया। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी अगर आप बात करो तो आपको एक्सपेंस रेशियो हो गया। अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, बेचते हो, तो कई बार हम ब्रोकरेज चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं। हम जब बेचते हैं तब हम टैक्स भरते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बड़ा पैसा क्रिएट करने से आपको रोक देती है। तो ये है बिगनेस बायस। सिर्फ बड़े पिक्चर को नहीं देखा है, देखना है माइक्रो पिक्चर्स, छोटे छोटे चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं मिस्टेक नंबर 10, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस। अब अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात करूं तो कई लोग, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूं पिछले 1-1.5 साल से मार्केट सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, रॉकेट की तरह ऊपर उठ रहा है मार्केट। अब ऐसे में कई सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं और उन्हें लगता है, उन्होंने कोई साइकिल देखी नहीं, उन्होंने 2008 का एक्सपीरियंस नहीं किया है, 1992 का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, वो नए खिलाड़ी है मार्केट में। तो उन्हें लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाता है। तो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ऐसे मार्केट में अगर आप गंदे से गंदे स्टॉक में भी अगर आप पैसे डाल दोगे ना तो भी आप पैसे कमा लोगे। तो ऐसे में लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये उनकी स्किल्स की वजह से वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन असल में मार्केट ही ऊपर जा रहा है।
अब अंडर कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों को मैंने देखा है जो इक्विटी में निवेश करने से डरते हैं, उनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा होता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये है मिस्टेक नंबर 10 जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को गलत डिसीजन लेने पे या गलत डिसीजन की ओर डाइवर्ट करती है। दिस इज द फाइनेंशियल बिहेवियर। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आखिरी मिस्टेक की, दैट इज मिस्टेक नंबर 11। यू कैन से द 11th बैड फाइनेंशियल बिहेवियर और अ फाइनेंशियल बिहेवियरल मिस्टेक, दैट इज प्राइस फिक्सेशन। मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी के पास एक घर है जो वो कई सालों से रेंट पे देते आ रहे हैं। अब उन्हें जिस दाम में, पैंडेमिक के कारण रेंट्स कम हो गए हैं, उन्हें जिस दाम में रेंट पे देना था वो दाम अभी नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि उसके पहले वाले जो टेनेंट थे वो ज़्यादा रेंट दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें वो दाम नहीं मिल रहा, तो वो वही प्राइस पकड़ के बैठे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जितने महीने मेरा घर खाली रहता है उतना मेरा नुकसान हो रहा है, तो फिलहाल मुझे टेम्परेरी 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, जब तक मार्केट दोबारा करेक्ट नहीं होता, मुझे जिस दाम में मुझे मिल रहा है मुझे दे देना चाहिए। उन्हें ये लगता है नहीं, उनका घर ज़्यादा अच्छा है बगल वाले घर से, तो उन्हें ज़्यादा दाम मिलना ही चाहिए, उन्हें ज़्यादा रेंट मिलना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस फिक्सेशन, अपना ही दाम पकड़ के बैठना। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, लेकिन उनके मन में एक प्राइस होती है, ऑल्दो उस एरिया का दाम कम होता है, लेकिन फिर भी वो एक दाम पकड़ के बैठते हैं, वो उसी दाम को पकड़ के बैठते हैं और फिर कई सालों तक प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद उन्हें वही लेस नुकसान में बेचना पड़ता है। तो ये है प्राइस फिक्सेशन। तो प्राइस फिक्सेशन इज ऑल्सो अ बैड फाइनेंशियल बिहेवियरल हैबिट। तो दोस्तों ये थी 11 बैड फाइनेंशियल बिहेवियर या पैसों को लेके बुरा बिहेव करना, जो शायद आपको पैसे क्रिएट करने से या वेल्थ क्रिएट करने से रोक सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए सो दैट मैं और भी ऐसे अच्छे फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियोस को बना सकूं। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। इस वीडियो को यंग लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा टारगेट है कि यंग इंडिया को हमें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे पजल्स पूछते रहता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट में एंड लिखिए, मुझे पता चलेगा कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया मुझे, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।